कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसी से रिलेटेड बच्चों यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों को ये बात प्रूव करनी है बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल कराते हैं, मतलब अगर मान लीजिए उसको सिंपली मैं रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मान लीजिए अगर केवल अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है बच्चों तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मुझे ये प्रूव करना है। आप लोग देख चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम लोगों ने देखा कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर मूव करता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सपोज कीजिए साहब ए पर था, और यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग मैंने ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप किया, उसे मैंने सिंपली छोड़ा, और जब मैं उसे सिंपली रिलीज करूंगा बच्चों तो नेचुरल बात है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और ये सपोज कर लीजिए कि ए जो है बच्चों उसकी जमीन से हाइट कितनी है, माना कि ए की जमीन से हाइट बच्चों h है, और ये जो ऑब्जेक्ट आपने लिया बच्चों इसका मास मैं m मान लेता हूँ। अगर मैं इसका मास m मान लेता हूँ तो सबसे पहली बात मैं अगर ए पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ बच्चों तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर होगी। और यू कितना है उसका 0 है भाई, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि वहां पर मैंने उसको रिलीज किया है, मैंने उसको सिंपली ड्रॉप किया, और जब मैंने उसको ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो 0 आएगी। और ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ए पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। आपने क्या माना है कि m मास की बॉडी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, स्मॉल g है, और उसकी हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों mgh और काइनेटिक एनर्जी होगी 0। अब ए पर यदि मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालता हूं बच्चों तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी होगी के ए प्लस यू ए, और जहां तक के ए का सवाल है बच्चों तो वो 0 है, और जहां तक यू ए का सवाल है तो वो एम जी एच है। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल एनर्जी आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, वो आ गई एम जी एच। पॉइंट ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी आई है बच्चों वो एम जी एच आई है। अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया तो नेचुरल सी बात है बच्चों, धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सपोज कीजिए जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है बच्चों वो बी है। अब जब बॉडी जो है बच्चों वो जब बी पर पहुंचेगी तो नेचुरल बात है जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए कि वो जो बॉल है बच्चों वो ग्राउंड को वी बी स्पीड से टकराती है। सपोज कीजिए इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी वीबी, और हम लोग एक बात जानते हैं कि मोशन अंडर द ग्रेविटी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल माना जा सकता है, कंडीशनली उसे बहुत कम हाइट से छोड़ा जाए। मैंने आपको बताया था कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया mgh, वहां पर हमने ये माना है कि जो स्मॉल g है वो कांस्टेंट है। एज सच ऊपर जाने पर स्मॉल g में चेंजेस आते हैं, पर अगर बहुत ही कम हाइट ली गई है तो स्मॉल g में कोई बहुत एबनॉर्मल, अप्रिशिएबल, कंसिडरेबल किस्म के चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए, अब जब बॉल b पर पहुंचेगी बच्चों तो पहली बात उसकी स्पीड निकालना चाहता हूं कि वो कितनी स्पीड से टकराएगी। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन लगाना पड़ेगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल सिंस द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ दिस इज VB, और जहां तक इनिशियल स्पीड का सवाल है बच्चों वो 0 है, और A का जहां तक सवाल है बच्चों तो A है यहां पर G। और जब बॉल A से B तक पहुंची, व्हेन बॉल मूव्स फ्रॉम A टू B देन हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट ट्रेवल्स, वो डिस्प्लेसमेंट चलेगी h। जब बॉल A से B तक आएगी बच्चों तो वो डिस्प्लेसमेंट चलेगी h। तो VB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2GH, और इससे VB स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों GH। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब बॉल ए से बी तक पहुंचेगी, जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ती जाएगी तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, u 0 है, a g है, और डिस्प्लेसमेंट h है। कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। तो अगर मैं b पर काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं बच्चों तो b पर काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, b पर काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, और ये लीजिए साहब हाफ, और यहीं से वी बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने ये वी बी स्क्वायर की वैल्यू देखी बच्चों, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू है 2GH। सो बी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, बी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और ये लीजिए हाफ है, ये m है। और जहां तक वी बी स्क्वायर का सवाल है बच्चों, सो वी बी स्क्वायर कितना है 2GH, वी बी स्क्वायर है 2GH। तो ये लीजिए 2 से 2 कैंसल, और इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों
वो आएगी mgh। जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो mgh आ जाएगी। और यदि मैं B पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं बच्चों, तो B एक ऐसा पॉइंट है जो जमीन पर ही है, जो ग्राउंड पर ही है, तो उसकी जमीन से हाइट कितनी होगी, 0। भाई आप पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से बोलते हैं, mgh, वेयर h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ सिंस B पॉइंट इज लोकेटेड एट द ग्राउंड itself, so naturally its height from the ground would be equals to 0, and if it is equals to 0, potential energy would be given by this thing, which you can naturally say is equivalent to 0. So I can say बच्चों what is the potential energy at B पर जो potential energy होगी बच्चों वो KB plus UB हो जाएगी, वो हो जाएगी KB plus UB। और KB का जहां तक सवाल है बच्चों वो है mgh, और जहां तक UB का सवाल है बच्चों वो है 0। Solve this will give you mgh। तो B पर मैकेनिकल एनर्जी बच्चों उतनी ही आ रही है जितनी कि A पर आ रही थी। जब ऑब्जेक्ट A पर था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, 0 थी, और पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, समेशन निकाला इतना आया। B पर जब बॉल पहुंची तो उसकी स्पीड बढ़ती गई, कितनी हो गई वो निकाली, और उस बेस पे काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इतनी आ गई। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप एक बात देख रहे हैं कि A पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी थी B पर भी मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही है। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रही, रहनी भी है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कभी कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर मूव करता है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। इसीलिए तो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने नाम ही क्यों दिया, हमने कंजर्वेटिव फोर्स नाम क्यों दिया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर अगर कोई बॉडी मूव करती है बच्चों तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये देखा हम लोगों ने। अब यहां पर जब मैंने ये प्रूव कर दिया कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी A पर थी उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी B पर है, तो यहां पर किसी किसी के जहन में एक बात आती है कि सर एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि A पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, सर mgh, सर B पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, सर mgh, लेकिन सर कभी ऐसा हुआ हो कि बीच में मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया A पर जितनी थी उतनी B पर हो, लेकिन बीच में कभी बढ़ी हो फिर कम हो गई हो, या बीच में कम हुई हो फिर बढ़ गई हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। या बढ़ती कम होती बढ़ती कम होती बढ़ती कम होती रही हो, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कि ऐसा हमारे जहन में आए, और अगर हमारे दिमाग में हमारे मस्तिष्क में कुछ बात आ रही है तो उसकी विवेचना करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक रैंडम कोई भी एक पॉइंट C मान लेते हैं। मैं एक रैंडमली कोई पॉइंट C मान लेता हूं बच्चों, ये लीजिए मैंने एक पॉइंट C मान लिया, कुछ ऐसे मान लिया कि उसकी जो ग्राउंड से हाइट है बच्चों वो स्मॉल h है। मैंने रैंडमली कोई पॉइंट मान लिया बीच में जिसकी मैंने जमीन से हाइट कितनी मान ली, h मान ली। अब जब बॉल बच्चों यहां पर पहुंचेगी तब मैं मान लेता हूं कि उसकी जो स्पीड है वो है vc। नेचुरली एज द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी बच्चों वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। भाई बॉल जब यहां से यहां से यहां से यहां पहुंचेगी उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूं बच्चों तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अच्छा, अब जब बॉल A से C तक पहुंची तो मैंने क्या हिसाब से कहा कि C की जमीन से हाइट है बच्चों स्मॉल h, तो नेचुरली ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके समक्ष आ रहा है बच्चों ये h माइनस h होगा। जब बॉल यहां से यहां पहुंची तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। सो vc स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, और ये होगा बच्चों कैपिटल H माइनस स्मॉल h। होप आपको समझ में आया होगा। जब बॉल यहां से यहां पहुंची तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चल लिया बच्चों, उसने डिस्प्लेसमेंट चल लिया कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा 2g इंटू एच माइनस एच। चलिए साहब, अब मैं यदि मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ एम वी सी स्क्वायर। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और ये लीजिए m बाय 2, और वी सी स्क्वायर का जहां तक सवाल है बच्चों वो है 2g इंटू एच माइनस एच। ये देखिए वी सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2g इंटू एच माइनस एच। अभी 2 से 2 क्या हो गया भैया, कैंसल हो रहा है, 2 से 2 कैंसल हो रहा है, और ये हो जाएगा बच्चों m इंटू जी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये लीजिए m इंटू जी इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh माइनस mg स्मॉल h। सो ये बच्चों C पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और C पर काइनेटिक एनर्जी आ जाने के बाद में बच्चों C पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अभी देखिए यहां पर जब बॉल पहुंचती है बच्चों तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, उसकी ग्राउंड से हाइट है बच्चों स्मॉल h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, उसकी
उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी। भाई जब बॉल सी पर पहुंची तो उसकी ग्राउंड से हाइट h थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बच्चों वो mgh आएगी। तो ये लीजिए आप मैकेनिकल एनर्जी निकालिए बच्चों, तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी kc प्लस यूसी, मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों kc प्लस यूसी। और जहां तक kc का सवाल है बच्चों तो वो क्या होगी, वो होगी बच्चों mg इंटू कैपिटल H माइनस mg इंटू स्मॉल h। केसी की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ना। और यूसी का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो देखिए mgh है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई और इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में आ गया mgh। तो हमने क्या पाया बच्चों, हमने ये पाया कि सी पर मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही आ रही है जितनी की मैकेनिकल एनर्जी ए पर आई थी, जितनी की मैकेनिकल एनर्जी बी पर आई थी, या जितनी की मैकेनिकल एनर्जी सी पर भी उतनी ही आई है। गौर कीजिए, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों। देखिए हमने ए पर काइनेटिक एनर्जी निकाली, ए पर उसकी स्पीड 0 थी। मैंने मेरी आसानी के लिए इसको ऐसा मान लिया बच्चों कि ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी स्पीड 0 है। ड्रॉप किया, सिंपली फ्रीली ड्रॉप किया। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, मैकेनिकल एनर्जी इतनी। फिर बी पर निकाली बच्चों, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी इतनी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, साहब ये आ गया। और मैंने जब सी पर निकाला बच्चों, तो सी पर जैसे जैसे बॉल नीचे गिर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ इतनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ इतनी आएगी, दोनों का एडिशन करेंगे वही आ रहा है। और आप देखिए बिल्कुल वही का वही आ रहा है। और इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो जो पॉइंट सी है उसकी जमीन से हाइट कितनी है, जमीन से मैंने हाइट उसकी h मानी है, स्मॉल h मानी है, लेकिन देखो वो तो कैंसर हो गया। मतलब यह है बच्चों कि C पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो H पर डिपेंड कर ही नहीं रही है कि आपने उसको जमीन से कितनी हाइट पे लिया है, कि वो पॉइंट C यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, यहां पर है। अरे कहां पर है, कोई मतलब नहीं है मेरे को। भाई पॉइंट यहां पर हो, 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 या पॉइंट यहां पर हो, पॉइंट आप इनमें से कहीं पर भी लीजिए बच्चों, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट C is absolutely the same value which is at A, or you can say it is absolutely the same value which is at B. So mechanical energy does not change। जो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों उसमें किसी प्रकार किसी भी भांति का कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। होप आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी पूरे जर्नी में कांस्टेंट रही। अच्छा मैंने यहां पर क्या है, मैंने मेरे सहूलियत के लिए मैंने ये मान लिया कि मैंने उसको ड्रॉप किया। अगर मान लीजिए मैं अगर उसको ड्रॉप ना करते हुए शुरुआत में कुछ वेलोसिटी दे देता, मान लो उसे मैं थ्रो कर देता वेलोसिटी u से, तब भी आप प्रूव कर सकते हो बड़ी आसानी से बच्चों कि जो मैकेनिकल ए पर होगी उतनी बी पर होगी और उतनी सी पर होगी। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यू पीपल कैन ट्राई, इवन यू मस्ट ट्राई। कि मान लीजिए सपोज कीजिए आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी u, तो प्रूव कीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी जितनी ए पर है उतनी बी पर होगी, उतनी ही बच्चों सी पर होगी। आप प्रूव कर लिए करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैं एक बात आपको यहां पर काम की बात बताऊं बच्चों। आप एक बात देखिए, ए पर काइनेटिक एनर्जी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। गौर कीजिए, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। और बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। भाई ए कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh। और बी कौन सा बच्चों, बॉटम मोस्ट पॉइंट, वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। सो क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर एक काम की बात बच्चों बताता हूं आपको कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी एट जो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बच्चों एट लोएस्ट पॉइंट। ये एक बहुत काम की बात है बच्चों, बहुत काम की बात है। हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, गौर कीजिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर, mgh। और लोएस्ट पॉइंट पर बच्चों उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, लोएस्ट पॉइंट पर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आप देखिए स्पीड बढ़ेगी, जब आप इसको छोड़ेंगे बच्चों तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और बॉडी मूव कर रही है ग्रेविटी के अंडर, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। चेंज काइनेटिक एनर्जी भी हो रही है, चेंज पोटेंशियल एनर्जी भी हो रही है, पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। और चूंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। उसे कंजर्वेटिव, उसे संरक्षित नाम देने के पीछे जो छोटा सा कारण है बच्चों वो यही है।
कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व मतलब कांस्टेंट, सिंपल सी बात। सो एज द ऑब्जेक्ट इज डिसेंडिंग डाउन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज एनहांसिंग अप, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बट बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उतनी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा बच्चों, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और यहां पर एक बात और आप देख सकते हैं कि ए पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ए पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो बी पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी है। भाई देखिए, ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। सो व्हाट आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये लीजिए साहब, ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं बच्चों। मतलब कुल मिलाकर एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी बॉटम पर आकर पोटेंशियल में चेंज हो गई, और टॉप पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों वो बॉटम पर आकर काइनेटिक में चेंज हो गई। एनर्जी एक्सचेंज हो गई, आपस में बदल गई। यहां की काइनेटिक एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी, और यहां की पोटेंशियल एनर्जी, यहां की काइनेटिक एनर्जी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल सी बात है। यहां पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां पर आकर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। बिल्कुल देखिए, दोनों की वैल्यू सेम है। इन दोनों की वैल्यू को अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है। और इसी तरीके से कुछ ऐसा भी हो रहा है। सो ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं बच्चों। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी यहाँ की पोटेंशियल हो गई और यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की काइनेटिक हो गई। सो एनर्जी बच्चों दोनों एक्सचेंज हो जाती हैं, काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में तब्दील हो जाती है। अभी हमने सहूलियत के लिए ये माना है बच्चों कि यहाँ पर हमने स्पीड 0 दी है, उसको हमने ड्रॉप किया है। आप अगर ड्रॉप नहीं करते, मान लीजिए आप उसको फेंकते हैं, तो उस केस में भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और उस केस में फिर काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंजेस आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंजेस आएंगे, उस बारे में आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। मैं उसका थोड़ा सा अलग केस आपको करा देता हूं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया था। शर्त अगर हम कुछ ऐसा समझे बच्चों कि अगर हम उसे फ्रीली फॉल ना करते हुए, अगर मान लीजिए मैं उसे फ्रीली फॉल ना करते हुए यदि मैं उसे वर्टिकली ऊपर फेंकता हूं, इफ आई थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होता है, गौर कर लें। चलिए साहब, आपकी भी इच्छा यही होगी कि हम कुछ इस पर गौर कर लें। मान लीजिए कि बच्चों मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ए से फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, सपोज कर लीजिए मैंने उसे यू वेलोसिटी से फेंका। मैंने इसे ग्राउंड से बच्चों यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। अब यहां पर यदि मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर। उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि उस बॉडी का मास m है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी mg इंटू 0। क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर है मतलब उसकी ग्राउंड से हाइट 0 है, और अगर ग्राउंड से उसकी हाइट 0 है बच्चों तो लाजमी है ये 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई जब वो बॉटम पर था तो काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, जब वो बॉटम पर था तो उसकी जमीन से हाइट 0 थी, तो कुछ ऐसा होगा। तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी बच्चों के ए प्लस यू ए। ए पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी के प्लस यू ए, और के ए का जहां तक सवाल है बच्चों वो एम यू स्क्वायर बाय 2 है, और ये 0 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एम यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी एट ए। ये ए पर मैकेनिकल एनर्जी आ गई बच्चों। ये लीजिए साहब, हमने ए पर मैकेनिकल एनर्जी निकाल दी। अब ए पर मैकेनिकल एनर्जी निकाल दी बच्चों। अब देखिए, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर जाएगी, और ये तब तक ऊपर जाएगी जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी बच्चों उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये ऊपर गई, स्पीड कम हुई, और ऊपर गई, स्पीड और कम हुई, और ऊपर गई बच्चों और स्पीड कम हुई, और ये तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट, इंस्टेंट, क्षण विशेष पर जाकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। और मान लीजिए जब वो ए से बी तक गई तो उस केस में उसने, सपोज कर लीजिए उसने डिस्प्लेसमेंट चला h, कैपिटल H। मैंने माना कि इस केस में उसने डिस्प्लेसमेंट चला बच्चों कैपिटल H। तो जब वो ए से बी तक जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट चलेगी कैपिटल H, और इस केस में बच्चों मैं इक्वेशन लगाता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखिए इनिशियल स्पीड कितनी थी, इतनी, और एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, सिंस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड बॉडी इज मूविंग अपवर्ड,
टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वुड बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। और जब वो ए से बी तक जाएगी बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कैपिटल एच। और ये जब फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो, उसकी स्पीड हो जाएगी बच्चों जीरो। तो उस आधार पर क्या होगा बच्चों, ये देखिए -2gh को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ जाइए, वो प्लस हो जाएगा और इस तरह से आपके पास में ये कुछ आ जाएगा। तो 2gh इक्वल टू आएगा बच्चों u स्क्वायर, और इस बेसिस पर मैं अगर h निकालूं तो आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। मतलब जो बॉल है बच्चों वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी, द बॉल विल अटेन मैक्सिमम हाइट ऑफ u स्क्वायर ओवर 2g। एज सच आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1D मोशन में हम देख चुके हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका तो वो मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट जाती है। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों, वो 2u ओवर g होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ लोग भूल गए होंगे और शायद बहुत से लोग भूल गए होंगे। चलिए साहब ये आ गया। तो अब अगर मैं बी पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, नेचुरली जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बी पर पहुंचने के बाद बॉल की स्पीड जीरो हो जाएगी। भाई बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है बॉल की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। और बी पर बच्चों अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी निकालता हूं तो वो होगी mgh। देखिए बी की जमीन से हाइट कितनी आपको दिखाई दे रही है, कैपिटल एच। बी की जमीन से हाइट आपको दिखा रही है बच्चों कैपिटल एच, तो ये हो जाएगा mg इंटू कैपिटल एच। और ये लीजिए mg, और h का जहां तक सवाल है बच्चों वो है u स्क्वायर अपॉन 2g। h का जहां तक सवाल है बच्चों वो u स्क्वायर अपॉन 2g है। और g से g क्या हो गया बच्चों, कैंसल, g से g कैंसल हो गया। तो ये लीजिए साहब कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बी पर जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, बी पर मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी कितनी, सॉरी बी पर पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी mu स्क्वायर बाय 2। अभी देखिए ये बी पर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब मैं अगर बी पर मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो देखिए EB इज इक्वल टू होगा KB प्लस UB। और जहां तक KB का सवाल है बच्चों वो इतना है, और जहां तक इसका सवाल है बच्चों वो mu स्क्वायर बाय 2 है। और इन दोनों का सम नेचुरली mu स्क्वायर बाय 2 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं बच्चों कि बी पर मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही आ रही है जितनी कि ए पर आई थी। बिल्कुल गौर कर सकते हैं आप यहां पर कि बी पर मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही आ रही है बच्चों जितनी कि ए पर आई थी। ए पर कितनी आई थी, ए पर mu स्क्वायर बाय 2 आई थी। भाई ए पर आई थी mu स्क्वायर बाय 2 और बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी mu स्क्वायर बाय 2 आई। होप दिखाई दे रहा है, होप समझ में भी आ रहा है। देखिए जब बॉल ऊपर जा रही है तो भैया बॉल की स्पीड घटती जा रही है, और बॉल की स्पीड तब तक घटेगी जब तक उसकी स्पीड जब जीरो नहीं हो जाए। देर आफ्टर इट विल स्टार्ट रिटर्निंग बैक, वापस आना शुरू कर देगी उसके बाद में। तो भैया इक्वेशन लगाई, फाइनल स्पीड जीरो हो गई। h निकाला कि व्हाट पर्टिकुलर हाइट इट विल अटेन फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल बी अटेनिंग हाइट h u स्क्वायर अपॉन 2g। और उस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाएगी, दोनों का समेशन क्या कुछ इतना आ गया। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर आई बच्चों उतनी मैकेनिकल एनर्जी बी पर आ गई। अब ये तो क्लियर हो गया साहब कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर है उतनी बी पर है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हो सकता है बच्चों दिमाग में आए कि सर जितनी ए पर थी उतनी बी पर है, माना मैंने, लेकिन हो सकता है कि बीच में बड़ी हो फिर घटी हो, बीच में घटी हो फिर बड़ी हो, या कुछ बढ़ती घटती रही हो, फिर क्या करेंगे। अगर ऐसा कुछ मस्तिष्क में आ रहा बच्चों तो बिल्कुल सही बात आ रही है और आनी भी चाहिए। भाई हो सकता है ना कि जितनी एनर्जी यहां पर उतनी यहां पर है, लेकिन बीच में कहीं चेंज हो गई हो। तो अगर बीच में कहीं चेंज हो गई हो तो क्या करें, तो हम एक काम करते हैं, बीच में बच्चों एक रैंडम पॉइंट सी मान लेते हैं। ये लीजिए बीच में एक रैंडम पॉइंट सी मान लेते हैं जिसकी जमीन से हाइट कितनी ले लेते हैं हम लोग h ले लेते हैं बच्चों। मैंने रैंडम पॉइंट सी ले लिया। देखिए जब बॉल यहां से यहां गई, जब बॉल यहां से यहां गई तो और बीच में मैंने एक पॉइंट सी मान लिया। अब मैं अगर वहां पर स्पीड निकालना चाहता हूं बच्चों तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू कितना है, इनिशियल स्पीड है बच्चों जीरो, इनिशियल स्पीड है जीरो प्लस 2 ए की वैल्यू -g। अब जब बॉल ए से सी तक जाएगी तो जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा वो कितना बच्चों, यू स्क्वायर -2 -2gh आ जाएगा इस तरह से कुछ।
सो काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों सी पर वो होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर। भाई अगर सी पर जाने के बाद, अगर मान लीजिए सी पर जाने के बाद बॉल की स्पीड बच्चों वी सी है, बॉल की स्पीड वी सी है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी और हाफ एम वी सी स्क्वायर, और वी सी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, चलिए हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh, और ये लीजिए साहब ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और ये लीजिए m/2 इंटू 2gh। कुल मिलाकर देखिए ये हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम 2gh, अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर माइनस mgh। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस टू सी। जब पार्टिकल सी पर पहुंच जाता है, बीच में किसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, रैंडम मैंने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया है, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। और अगर मैं C पर पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं बच्चों, तो C पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, C की चूंकि जमीन से हाइट h है, सिंस द हाइट ऑफ C फ्रॉम ग्राउंड इज h, सो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी बच्चों। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो होगी Kc प्लस UC, मैकेनिकल एनर्जी होगी बच्चों Kc प्लस UC। और जहां तक Kc का सवाल है बच्चों, तो वो देखिए वो है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस mgh। ये देखिए सी पर जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस mgh है, और सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो mgh है। और फिर वही घिसी पिटी सी बात, mgh से mgh कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी आ रही है हाफ एम यू स्क्वायर, और सी पर मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल उतनी ही आ रही है जितनी की ए पर थी, जितनी की बी पर थी, उतनी ही सी पर आ रही है। मैंने एक रैंडम पॉइंट बीच में सी माना है। अब जब बॉल ऊपर जा रही है बच्चों तो उसकी स्पीड घटती जा रही है, और मान लीजिए सी पर पहुंचने के बाद बॉल की स्पीड वी सी हो गई, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और बच्चों ये वी सी की जगह क्या रख दिया, यू स्क्वायर माइनस 2gh। और फिर आपने बाद में बच्चों इसमें इसका मल्टीप्लाई करा, यहां पर भी मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये Kc आ गया, और यू सी इक्वल टू आ जाएगा बच्चों mgh। सो ई सी इक्वल टू Kc प्लस यू सी, Kc की वैल्यू इतनी है, यू सी की वैल्यू इतनी है, ये कैंसिल करा, इतना आया। अब देखिए बिल्कुल वही आ रही है मैकेनिकल एनर्जी जितनी की ए पर आ रही थी, जितनी की बी पर आ रही थी। और आप देखिए ये mgh से mgh तो कैंसिल ही हो गया है, मतलब सी पर जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, सी पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो h से इंडिपेंडेंट है। हम जानते हैं अगर कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती तो पावर जीरो कही जाती है। सो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही, देख सकते हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी जो है बच्चों वो पोजीशन पर, हाइट पर कतई डिपेंड नहीं कर रही। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों वो पोजीशन या हाइट से इंडिपेंडेंट होती है, वो पोजीशन या हाइट से इंडिपेंडेंट होती है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों की मैकेनिकल एनर्जी जो है, भले आप नीचे फेंकें, आपने पिछली बार छोड़ा था और इस बार आपने ऊपर फेंका है, लेकिन दोनों केस में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। मैंने आपको जैसा बोला कि तीसरा केस आप खुद कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से नीचे फेंकें, आप तब भी प्रूव कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और एक बात बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए लोएस्ट पॉइंट पर जितनी काइनेटिक एनर्जी, यहां पर देखिए लोएस्ट पॉइंट पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वही पोटेंशियल एनर्जी है। गौर कीजिए ये लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, हाफ एम यू स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज सेम है। और लोएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों, लोएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी। तो जो थ्योरम मैंने अभी आपको पढ़ाई, जब आप जो आप छोड़ते हो या आप जो आप ऊपर फेंकते हो, दोनों केस में आप एक बात पाएंगे बच्चों कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप देखिए लोएस्ट पॉइंट पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। भाई ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड घट रही है, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट मतलब उसकी हाइट बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, और जो लोएस्ट पॉइंट पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सी घटना है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण सी घटना।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बच्चों यहाँ पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि हमने सिर्फ एक ही फोर्स काउंट करा है, वो है ग्रेविटेशन का। हमने कोई और फोर्स काउंट नहीं करा। अगर हमने कोई और फोर्स को काउंट कर लिया बच्चों तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, बच्चों सपोज कीजिए मैं यहाँ जमीन से हाइट लेता हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइट। ये देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने इस एक्सिस पर क्या लिया बच्चों, इस एक्सिस पर मैंने हाइट ली, इस एक्सिस पर हाइट ली, और ये जो एक्सिस है बच्चों ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी बच्चों वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अरे भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एज यू कैन सी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बच्चों वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये लीजिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन पूरी जर्नी में बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों वो पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जा रही है, ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम होगी ना यार, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइट। सो हाइट बढ़ती जा रही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है। एंड यू सी दिस ग्राफ इज लीनियर ग्राफ, इट इज अ लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों वो पूरे मोशन में कांस्टेंट है। एक जगह पर आप जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं दोनों ग्राफ। और ये कब होगा बच्चों, मान लीजिए जो मैक्सिमम हाइट है वो कैपिटल एच है। सो ये ग्राफ बहुत आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं कि जब हाइट की वैल्यू h/2 होगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट की हाइट मैक्सिमम हाइट की हाफ होगी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे। या इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका या ऑब्जेक्ट को आपने नीचे गिराया बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, भले आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके या ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़े, दोनों ही केस में आप एक बात तटस्थ रूप से मान सकते हैं कि जब हाइट की वैल्यू मैक्सिमम हाइट की हाफ होगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इक्वल होंगे। या जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बिल्कुल बराबर होगी तो हाइट जो होगी बच्चों वो मैक्सिमम हाइट की हाफ होगी। दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के साथ एक फ्री है। कैसे, अगर हाइट मैक्सिमम हाइट की हाफ है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, और अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल तो हाइट मैक्सिमम हाइट की हाफ होगी। तो ये बच्चों एक बड़ी विशेष किस्म की बात यहां पर हम लोगों ने देखी। तो अगर कोई बॉडी बच्चों सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, उस पर कोई एयर का फ्रिक्शन, कोई विस्कस फोर्स बिल्कुल नहीं लग रहा, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा पूर्ण रूप से संरक्षित है। परिवर्तन दोनों में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी बच्चों चेंज हो रही है। चलिए इस पर एक दो हल्के फुल्के बहुत ही सिली किस्म के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन देता हूं बच्चों मैं आपको। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर की हाइट से गिराया। मुझे कहा है कि भैया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से गिराया, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। ये लीजिए साहब, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट से गिराया, तो बताइए कि किस मूवमेंट पर जाकर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी। आपसे क्या बोला मैंने कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 मीटर की हाइट से गिरा दिया, तो किस मूवमेंट पर जाकर बच्चों, किस मूवमेंट पर मतलब जमीन से कितनी हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी। कोशिश तो हमें ये करना चाहिए कि हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज दे दें। मुझे बहुत देर हो गई है बोलते बोलते, मुझे थोड़ी देर आराम करने दें और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। पर आराम तो मैं भी नहीं करूंगा, आराम आप भी मत कीजिए, आप भी करिए, मैं भी करता हूं, पर वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर तो ईमानदारी से ट्राई कीजिए। और जब आप ये ट्राई करेंगे बच्चों तो आप क्या देखेंगे, देखिए अब शुरुआत में अगर देखा जाए तो उसको आपने 10 मीटर की हाइट से गिराया था, तो बिल्कुल बिगिनिंग में बच्चों उसकी मैकेनिक एनर्जी कितनी होगी, बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी मैकेनिक एनर्जी होगी इतनी, भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी और काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी। अब थ्रू आउट द जर्नी ये जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों ये कांस्टेंट रहेगी। थ्रू आउट द जर्नी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। भाई शुरू में पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी और काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, और थ्रू आउट द जर्नी मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन अ कांस्टेंट और द फिक्स क्वांटिटी। चलिए साहब ऐसा हो गया। अब किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। और एक बात आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, mg × 10 के बराबर होगा।
हमेशा mg इंटू 10 के बराबर होगा। और यहां पर क्या दे रखा है, k जो है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, मतलब जो k है वो 1/2 u है, मतलब u इज इक्वल टू बच्चों 2k है। या चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब k क्या है बच्चों, k है u/2, k है u/2, और ये लीजिए u और इक्वल टू कितना बच्चों, mg इंटू 10, ये mg इंटू 10 आ गया। और इस बेसिस पर बच्चों 3u/2 इज इक्वल टू आ गया mg इंटू 10, ये कुछ आया। और ये लीजिए ये 3/2 और u जहां तक है बच्चों वो होगा mgh। मान लीजिए वो पर्टिकुलर मूवमेंट जिसकी जमीन से हाइट है h, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और दिस इज इक्वल टू mg इंटू 10। mg से mg क्या हो गया बच्चों, कैंसल, सो h की वैल्यू आ जाएगी 20/3 यानी कि 6.67 मीटर। मतलब जब वो ऑब्जेक्ट जमीन से एग्जैक्टली 6.67 मीटर की हाइट पर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होगा। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बच्चों ढेरों प्रॉब्लम बन सकती हैं, ढेरों प्रॉब्लम, पूरा फिजिक्स भरा पड़ा है इससे। मैं आपको यकीन के साथ में बोल रहा हूं बच्चों, पूरा फिजिक्स इससे भरा पड़ा है। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, उसकी यांत्रिक ऊर्जा बिल्कुल कंजर्व रहती है। और अभी तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल पढ़ा है, हम स्प्रिंग वाले केस में भी ऐसा प्रूव कर सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों, उसमें भी हम लोग बकायदा प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई स्प्रिंग अगर मूव कर रही है या उसे एक्सटेंड कर दिया या कंप्रेस कर दिया, देन इवन यू पीपल कैन प्रूव कि उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मैं अभी तो इस क्वेश्चन को वापस एक बार समझा देता हूं बच्चों की। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड 0। अब बोला है कि किस जगह पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी, मतलब जमीन से कितनी हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होगा, मतलब k इक्वल टू u/2। अब देखिए शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू 10 होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, चूंकि स्पीड 0 थी इसलिए 0, तो मैकेनिकल एनर्जी आएगी इतनी, और विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ k प्लस u इज इक्वल टू mg इंटू 10, भाई हर मूवमेंट पर इतनी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी बच्चों, पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो k प्लस u इज इक्वल टू mg इंटू 10, और k की वैल्यू कितनी है, u/2, ये इतना। अब दोनों को ऐड किया, कुछ इतना आ गया। और मान लीजिए उस पॉइंट की जमीन से हाइट h है, तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू h। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि जब उसकी जमीन से 6.67 मीटर की हाइट होगी, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये कुछ रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, चलिए वही सेम क्वेश्चन देता हूं बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, और ये बोला गया है कि जब वो जमीन से टकराती है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स विद द ग्राउंड इट्स 25% काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। क्या कहा है आपसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, और जब वो जमीन से टकराई तो उसकी 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। बताइए टकराने के बाद वो कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हाउ मच, अप टू व्हाट पर्टिकुलर हाइट इट विल रिबाउंड बैक, कितनी हाइट तक वो उछलकर वापस जाएगी। वीडियो को पॉज करके करना चाहिए, ईमानदारी तो उसी में रहेगी, अच्छाई भी उसी में रहेगी। ऐसा तो सॉल्यूशन भी आपके पैकेज में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पर उसमें मजा नहीं आएगा बच्चों अगर आप देख के कर लेंगे। तो थोड़ी देर तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। देखिए 10 मीटर की हाइट से मैंने ड्रॉप किया है और 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, अभी कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी। अभी आप देखिए, सबसे पहली बात, मैंने ये बॉल को मान लीजिए ए से छोड़ा, ए की जमीन से हाइट कितनी है बच्चों, 10 मीटर। ए की जमीन से हाइट कितनी है, 10 मीटर है। अब मैंने बॉल को यहां से छोड़ा, बॉल नीचे आई, ये लीजिए ये बॉल बी पर आई। अब एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगी वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी जितनी कि उसकी ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी। अभी हम लोगों ने यही डिराइव किया ना कि बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी हो जाएगी जितनी ए पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी पर।
अच्छा, ये जो बी पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों, ये कौन सी आएगी? ये बी पर काइनेटिक एनर्जी आएगी इनिशियल। इनिशियल से मतलब देखिए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो बी पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, एक जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग और एक जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। भाई वो बॉल जो जमीन से टकराई, टक्कर खाने के बाद वो रिबाउंड हो रही है, बाउंस हो रही है, वापस से उछल रही है, तो टकराने के जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। क्यों? क्योंकि टकराने के जस्ट पहले इट वॉज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओनली, इट वॉज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली, विच इज नेचुरली अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट दिस जर्नी फ्रॉम मोशन ए टू बी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. What is the kinetic energy at A? What is the potential energy at A? Will be the kinetic energy at B just before striking the ground. So you people can say something like this. It will happen. Now what is happening? 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, मतलब 75% बची। अरे भाई 100 थी, 25 जमीन खा गई, तो बची कितनी? 75। तो बी पर जो फाइनल एनर्जी आएगी बच्चों, बी पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी बच्चों इस mg इंटू 10 का 75%। ये लीजिए 75% कर दिया, तो उस बेसिस पर बच्चों ये हो जाएगा mg इंटू 7.5, mg इंटू 7.5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बिल्कुल सही सही बताया है, आपको भी सही सही समझ में आना चाहिए। इत्मीनान से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी देखिए, आपको बोला है कि बॉल को मैंने 10 मीटर की हाइट से गिराया, टक्कर खाई, 25% काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, मतलब 75% बची। तो अव्वल तो बात ये बच्चों, जब वो ए से बी तक आई, जब वो ए से बी तक आई तो उस दौरान सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, जो कि ग्रेविटेशन का था, जो कि कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी भैया, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी जितनी की ए पर पोटेंशियल एनर्जी थी। भाई ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ए पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। लेकिन ये पिक्चर कब की है? जब बॉल टकराई नहीं है, टक्कर खाई, 25% जमीन खा गई, तो मिली कितनी उसको वापस? अब जो कितनी काइनेटिक एनर्जी से वो उछलेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी से उछलेगी। और जब ये इतनी काइनेटिक एनर्जी से उछलेगी बच्चों, तो अब ये ऊपर जाना शुरू करेगी, और ये तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए। और मान लीजिए कि ये सी हाइट तक गई, सी पॉइंट तक गई, और सी पॉइंट की जमीन से हाइट मैंने मान लिया, तो ये कब तक उछलेगी बच्चों? ये तब तक उछलेगी जब तक कि इसकी सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना हो जाए। ये तब तक उछलेगी जब तक कि उसकी बी पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, बी पर जो उसकी सी पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, वो बी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं हो जाए। क्योंकि अब जैसे जैसे वो ऊपर उछलना शुरू करेगी, अब वापस से वो ग्रेविटी के अंडर मूव करेगी, और जब वो ग्रेविटी के अंडर मूव करेगी तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। भाई मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इन द डाउनवर्ड जर्नी, मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इन द अपवर्ड जर्नी, बट ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से टकराएगी तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी में कुछ लॉसेस आ रहे हैं। सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट हियर देयर, एज यू कैन सी 25% काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन समथिंग एल्स, not exactly in kinetic energy, but some kinetic energy has been dissipated, either mostly whenever two bodies collide with each other, heat is dissipated. So you can assume that this kinetic energy is being dissipated or is being lost or being wasted in form of heat. Let us move ahead. So now ball again rebounds back, and when it is rebounding back, when it is moving upward, then it is moving under the force of gravity, which is naturally a conservative force. And if the conservative force is acting, we can say that mechanical energy remains constant. Mechanical energy remains constant, something like this will happen. So B पर kinetic energy बच्चों वही हो जाए, B पर potential energy वही हो जाएगी, क्षमा चाहूंगा, सी पर पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगी बच्चों जितनी यहां पर काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि ऊपर जाने पर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो अब मान लीजिए जमीन से उसकी हाइट h है बच्चों, तो ये mg इंटू एच, और बराबर बी पर फाइनल कितनी थी बच्चों? वो थी इतनी कुछ। अब ये देखिए mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू 7.5 मीटर आएगी। एज सच मैंने ये जो प्रॉब्लम आपको कराई है बच्चों, ये बड़ी लुच्ची किस्म की प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल किस्म की प्रॉब्लम है, देखते से ही हो जाती हैं जिसको हम बोलें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बच्चों जिनको सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई हो, थोड़ी सी दिक्कत हो, थोड़ी सा अवरोध हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल होता है। तो मैंने तो कोशिश ये करी कि मैं सभी को समझा पाऊँ। इसमें टक्कर खाने में एनर्जी लॉस हो रही है। अब वो जहां पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी से गिरी थी,
उतनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, यहाँ पर लॉस हुआ। अब जितनी काइनेटिक एनर्जी से उछली उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। और इस बेसिस पर हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में सॉल्व किया। ये हमने किया पहले तो कौन से केस में, पहले हमने किया बच्चों डाउनवर्ड मोशन और उसके बाद में फिर अपवर्ड मोशन। ये इतना हिस्सा कौन सा होगा डाउनवर्ड मोशन का, और ये हिस्सा कौन सा होगा बच्चों अपवर्ड मोशन का। इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। अब मैंने ये जो प्रॉब्लम आपको कराई बच्चों, ये मैंने अभी ग्रेविटेशनल वाली कराई है, पर कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये ग्रेविटेशन वाली नहीं हो, इलास्टिक वाली पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो उसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, हमको एक ब्लॉक दे रखा है बच्चों, सपोज करो एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है 2 kg। एक ब्लॉक आपको दे रखा है जिसका मास कितना है बच्चों 2 kg, और ये एक स्प्रिंग से बंधी है जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। आपको दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, जो कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है बच्चों 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब इस स्प्रिंग को बच्चों हम लोग 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं। इस स्प्रिंग को हम लोग 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहे हैं, इसे 5 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया और उसके बाद में मैंने इसको छोड़ दिया। स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में मैंने स्प्रिंग को छोड़ दिया बच्चों। जब मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा तो नेचुरल सी बात है वो जो ब्लॉक है बच्चों वो अंदर जाएगा वापस से। और आपसे ये बोला है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाता है, जब स्प्रिंग अपनी बच्चों नेचुरल लेंथ में आ जाती है, अपनी प्राकृतिक लंबाई में आ जाती है, तो उस समय ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन मैं बोले देता हूं, पैकेज में आपके लिखा हुआ है, आप पैकेज खोलेंगे तो आप देखेंगे आपको बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 3 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग is stretched by 5 centimeter from its natural length. When the spring regains its natural length, its original length, then what would be the speed of the block? वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है बच्चों, ये देखिए, ये आपके पास में क्या है, ये लीजिए साहब, मैं पहले तो ये बताऊं, ये देखिए, ये लीजिए, हमने ये लीजिए बच्चों, ये ब्लॉक कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको। मैं यहाँ का ये डायग्राम मिटा देता हूँ, ये तो आप लोग कॉपी में कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, और जिन लोगों ने इसे नहीं करा है वो गलती करी कि साहब अगर ये सोच रहे हैं कि चलिए पैकेज में लिखा हुआ है क्या जरूरत करने की, तो वो एक गलत बात होगी बच्चों। होना तो चाहिए, आपने खुद ने भी सॉल्व करना चाहिए। ये देखिए अभी ये बच्चों ब्लॉक है कितने मास का 2 kg का। अभी स्प्रिंग को मैंने कितना स्ट्रेच कर रखा है, स्प्रिंग को बच्चों मैंने स्ट्रेच कर रखा है 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए साहब, ये 2 kg का ब्लॉक है। अभी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और ये देखिए मैंने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रखा है, मैंने स्प्रिंग को बच्चों स्ट्रेच कर रखा है 1 सेकेंड। अभी ये डायग्राम सही कर देता हूँ, ये लीजिए मैंने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रखा है, मैंने स्प्रिंग को बच्चों उसकी नेचुरल लेंथ से 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रखा है। आई स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर, ये देखिए ठीक है। अब मैंने इसको स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, मैंने स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया। अब स्प्रिंग वापस से अंदर जाएगी, और जब स्प्रिंग वापस से अंदर जाएगी तो नेचुरल सी बात है बच्चों ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी। जब मैं स्प्रिंग को खींच के छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग वापस से उसकी ओरिजिनल लेंथ में जाएगी, और जब स्प्रिंग वापस से ओरिजिनल लेंथ में जाएगी बच्चों तो ब्लॉक की स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगी, ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी। तो हमसे पूछा है कि जब स्प्रिंग वापस से नेचुरल लेंथ में आती है तो ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी। तो चलिए ये वाला कौन सा बच्चों, जब आपने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में रखा है और यहाँ पर स्प्रिंग को आपने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया। अब मैं इस पोजीशन को ए मानता हूं बच्चों, और इस पोजीशन को बी मानता हूं। इस पोजीशन को मैंने ए माना, इस पोजीशन को मैंने बी माना। मैंने स्प्रिंग को जब तक स्ट्रेच कर रखा था तब तक मेरी बाजुओं का, मेरे मसल्स का फोर्स लग रहा था। मैंने जैसे ही उसको रिलीज करा, उस ब्लॉक और स्प्रिंग पर एक ही फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग वाला फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। भाई ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स लगा रही है, इज देयर एनी अनदर फोर्स? अनडाउटेडली नॉट। Assuming the surface is frictionless, हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर ये जिस सरफेस पे रखी है, जिस टेबल पे ये सिस्टम रखा हुआ है, ये टेबल अगर फ्रिक्शन वाली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में ऐसा आया है तो
हम सहूलियत भरा केस कर लेते हैं कि चलिए साहब वो घर्षण रहित सतह है, बिल्कुल चिकनी सतह है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। सो बच्चों केवल एक ही फोर्स काम करेगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर अगर कोई बॉडी मूव करती है ना तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, अभी देखा हमने। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ए पर जितनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी, बी पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, जिस टेबल पे ये सिस्टम मोशन कर रहा है ना वो टेबल फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, एकदम चिकनी सतह है। तो बच्चों के ए प्लस यू इक्वल टू के बी प्लस यू भी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जब आपने ब्लॉक को रिलीज करा तो बच्चों उस समय उसकी स्पीड कितनी थी। अब ब्लॉक की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, ब्लॉक का मास दे रखा है 2 kg, और इस जगह पर उसकी स्पीड कितनी होगी, व्हेन द स्प्रिंग इज इन दिस कंडीशन द ब्लॉक इज एट रेस्ट, the block is at rest, so speed is 0. what about potential energy बच्चों, potential energy कितनी होगी हाफ, और k कितना बच्चों 3 into 10 to the power 3, k कितना 3 into 10 to the power 3, और x का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू यू, यू कितना 0, क्योंकि इस जगह पर ब्लॉक बिल्कुल रेस्ट में, आपने उसे केवल स्प्रिंग को आपने पकड़ के खींच के छोड़ दिया है, छोड़ दिया बच्चों, तो यहां पर स्पीड 0 होगी, ये लीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा। और जब ब्लॉक बच्चों बी पर आएगा, जब ब्लॉक बी पर आएगा तो ब्लॉक की स्पीड पूछिए हाफ एम, और ब्लॉक की स्पीड मैंने मान ली वी बी इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर। नाउ द स्प्रिंग हैज रिगेन्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट हैज रिगेन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, लेट अस अज्यूम दैट स्पीड इज वी बी। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के, और जहां तक हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन गिवन टू द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग चूंकि अपनी वास्तविक लंबाई में आ चुकी है, सिंस इट हैज गेन्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ, सो नेचुरली एक्सटेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग वुड बी इक्वल टू 0। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा बच्चों वो 0 होगा। भाई एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर में जो एक्स होता है बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर में जो एक्स होता है वो होता है बच्चों जब जो उसकी नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है बच्चों, उसकी नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है वो वाला होता है बच्चों। अब चूंकि वो उसकी ओरिजिनल लेंथ में आ चुकी है इसलिए x 0 हो जाएगा और x 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये कुछ हो जाएगा। अभी देखिए हाफ तो कॉमन निकाल के दोनों बाजू कैंसिल हो गया, हाफ दोनों बाजू कैंसिल हो गया, और ये तो पूरा 0 हो गया बच्चों। तो ये लीजिए साहब, ये हो गया 3 into 10 to the power 3, और ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ये हो जाएगा 25 into 10 की पावर -4। ये तो हो गया 3 into 10 की पावर 3, और ये हो गया 25 into 10 की पावर -4, और बच्चों ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना 2VB स्क्वायर, और ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों कितना हो गया, ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लेफ्ट हैंड पर देखेंगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड पर मेरे ख्याल से 7.5 आ रहा है, 7.5 आना चाहिए, मैच कर लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इक्वल्स टू बच्चों 2VB स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट विल गिव यू बच्चों VB इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3.75 मीटर पर सेकेंड। होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करें, अगर कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे हो बच्चों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। कॉन्सेप्चुअली आई शुड बी करेक्ट, और वही मेरा मेन मोटो होता है। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। एक आपको ब्लॉक दे रखा था, उसका कुछ मास दे रखा था, कोई स्प्रिंग दे रखी थी, उसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट था। आपने ब्लॉक को 5 सेंटीमीटर आपने ब्लॉक को 5 सेंटीमीटर खींचा और छोड़ दिया। जब वापस से उसके नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग पहुंची तो उसकी स्पीड पूछिए, तो क्या होगा बच्चों, इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव, क्योंकि देखिए मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, पर ऐसा नहीं कि आप चाहे जहां लगा दें। मैंने आपसे कहा कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का जो फंडा बच्चों ये बहुत विस्तृत, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का फंडा है, बहुत पॉपुलर फंडा, बहुत जगह यूटिलाइज होता है, फिजिक्स भरा पड़ा है, इससे भरा पड़ा है। पर यह भी जानना जरूरी होता है कि ये कहां लग रहा है। ये वहां लग रहा है जब कंजर्वेटिव फोर्स है, और स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव है। अब जब ये ब्लॉक यहां पर आया तो क्या होगा बच्चों, अब मैंने जब एक्सटेंशन में था तो मैंने उस पोजीशन को ए नाम दे दिया, तो ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। एज्यूमिंग सरफेस फ्रिक्शनलेस है, घर्षण रहित है, बिल्कुल 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 चिकनी सतह है।
अब ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों, हियर द ब्लॉक इज एट रिलीज सो स्पीड 0, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं होगी, हियर वी शैल टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम अभी आगे चल के ऐसे भी सम करेंगे बच्चों जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरह की पोटेंशियल एनर्जी का मिश्रण हो जाएगा। वी शैल डील बहुत जल्दी। अब अभी पहले तो हम बेसिक से सम करें, फिर अभी अच्छे सम्स पर भी आते हैं थोड़ी देर में। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, इस जगह पर मैंने जाकर ब्लॉक की स्पीड वी भी मान ली, और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 3 × 10 की पावर 3, और चूंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लाइन में आ गई है इसलिए x 0 होगा। और ऐसे केसेस में हम लोग जब क्वेश्चंस करा करते हैं बच्चों तो हम ये मानकर चला करते हैं कि जो स्प्रिंग है वो मासलेस है। कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स जनरेट होती है जिसमें स्प्रिंग का भी कुछ ना कुछ मास दे रखा होता है, पर अभी तो हम लोग ऐसे केसेस को नहीं काउंट कर रहे हैं। तो उस केस में बच्चों केवल ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैंने आपसे कहा कि अभी हम ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें स्प्रिंग की और ब्लॉक की, या यूं बोला जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इवन आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही प्रॉब्लम में आ गई। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं, पर हम लोगों ने ये बात जरूर देखी बच्चों कि अगर कोई बॉडी केवल कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मूव करती है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसका साक्षात उदाहरण हम लोगों ने ग्रेविटेशन का या ये इलास्टिक वाले का देखा।